हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस रिवीजन सेशन। तो लास्ट टर्न पे या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और मेटल्स रिएक्शन, धातु से अवक्रिया। और अब आगे उसके पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका SN1 और SN2 रिएक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन। तो ये है SN1 रिएक्शन, शॉर्ट में रिवाइज करना है हम लोगों को। तो SN1 रिएक्शन होती क्या है, पहले तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए, फिर उसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन से एल्किल हैलाइड ऐसे हैं जो SN1 रिएक्शन देंगे और कौन से ऐसे एल्किल हैलाइड हैं जो प्राथमिकता के तौर पर SN2 रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ शार्ट में हमने लिख भी रखी है, आप इसी को सेंटेंस में पूरा करके डेफिनेशन अपनी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक बार बोल देते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनके अभिक्रिया की दर यानी जिनके प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए समानुपात का निशान लगा है, ये सांद्रता को व्यक्त करता है। एल्किल हैलाइड हमने बीच में रखा है, यहाँ पर हम RX भी लिख सकते थे और यहाँ पर एक वर्ड और भी आ सकता है, सबस्ट्रेट या आधार हिंदी में बोलते हैं, तो कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको क्या माना जाता है, 1 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई कि एल्किल हैलाइड की ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती हैं क्या कहलाती हैं, SN1 रिएक्शंस। अगर फुल फॉर्म पे जाएं तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है ना, तो एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मीनिंग हो गया, पूरा फुल फॉर्म हो गया। तो उसके लिए जरूरी है कि एल्किल हैलाइड की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के निशानता के प्रथम घात के समानुपाती हो। क्वेश्चन है कौन से एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया को करेंगे, SN1 रिएक्शन कौन देगा। तो SN रिएक्शन कौन देगा, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक ना, वो प्राथमिकता के तौर पर देते हैं। अगर सीक्वेंस देखा जाए, इनका ट्रेंड से देखा जाए, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन देने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी, सेकेंडरी में उससे कम हो जाएगी और प्राइमरी में सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये ट्रेंड है इसका। तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल एक हमने ले रखा है, एक कॉमन एग्जांपल है। तो ये आप टर्सरी एल्किल हैलाइड समझते होंगे, बताया भी था आपको पिछले टर्न पे जो वीडियो बनाए थे उसमें रिवीजन वाले। तो इसमें XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे होंगे कि पहले ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने के बाद तब एक कार्बोनियम आयन बन रहा है और कार्बोनियम आयन जो बना उस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यानी नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा है और फिर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये स्टेप आपका जो है फास्ट है और ये स्टेप स्लो है, ये बहुत तेजी के साथ होगा और ये बहुत धीमा होता है। कौन सा स्टेप धीमा है, जो ये बांड को ब्रेक होने की जो प्रक्रिया है, बांड के ब्रेक होने की नहीं, बांड के टूटने की प्रक्रिया है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का बांड धीरे धीरे टूटता है और ये काफी स्लो हो गया। तो स्लो जो होता है स्टेप, वही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। चूंकि इस स्टेप में केवल इसकी कंसंट्रेशन यानी इसी एल्किल हैलाइड की, टर्सरी एल्किल हैलाइड का फार्मूला है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड की सांद्रता ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए इसको SN1 नाम दिया गया। ठीक ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी प्रथम कोड की अभिक्रिया होती है, यानी अभिक्रिया का वेग केवल इसकी टर्सरी एल्किल हैलाइड की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। ये तो बात हो गई जो रेट किस पर डिपेंड करता है और किस स्टेप पर नहीं डिपेंड करता। ये सबके लिए सही रहेगा कि जो कहीं भी आप रिएक्शन पढ़ें, अगर उसमें कई स्टेप हैं तो जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, यानी वही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा। ठीक है ना। अब इसमें अगर थोड़ी सी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लें, उसकी भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, अगर पढ़ा हो अच्छे से तो। एक होता है रेसमिक मिश्रण, एक होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ और एक होता है
वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है और इसका जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है। जब एसिमेट्रिक होगा तभी इसमें ध्रुवण घूर्णकता का गुण आएगा, यानी समतल ध्रुव प्रकाश को घुमाने की प्रवृत्ति इसमें आएगी। तो मान लेते हैं कि तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, और ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ये मान लीजिए डी फार्म है। डी फार्म का मतलब होता है कि ये समतल ध्रुव प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमा देगा। ओके, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या हो सकता है, क्या संभावना है, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बोनियम आयन बनेगा। अब कार्बोनियम आयन जब बनता है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण चेंज हो जाता है, और संकरण के चेंज होने से ज्योमेट्री यानी शेप उसका बदल जाता है। अभी यहाँ पर जो इसका शेप है मॉलिक्यूल का वो है चतुष्फलकीय, पूरा एग्जैक्टली तो नहीं बनाया है यहाँ पर, लेकिन आप मान लीजिए इसको कि चतुष्फलकीय है। अब जब बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो ये शेप आ जाएगा, और इसको हमने थोड़ा सा कोशिश करी है एक्चुअल ही बनाने की। इसको आप देख लें कि इसका संकरण जब sp2 हो गया तो इसकी ज्योमेट्री बदल गई और ये हो गया त्रिकोणीय समतल, ठीक है ना। अब जब त्रिकोणीय समतल हो गया तो इस पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के जो चांस हैं उस दोनों तरफ से हैं, यानी अबव द प्लेन यानी प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। प्लेन से यहाँ मतलब हमारा तल से है। तो जैसे मान लीजिए हमारा हैंड है ये, तो यहाँ पर इमेजिन कर लो आप कि यहाँ बीच में यहाँ बीच में कार्बन है और उससे एल्किल ग्रुप तीनों जुड़े हुए हैं। तो अब जो हम तल के ऊपर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए तल है हमारा और उसी पे तीनों लगे हैं, त्रिकोणीय समतल ज्योमेट्री है उनकी। तो मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आया, ऊपर से अटैक करेगा ऐसे, तो अबव द प्लेन बोलेंगे इसको, यानी तल के ऊपर से अटैक कर रहा है और तल के नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक ना। तो दोनों चांसेस चूंकि हैं, इसलिए जब वो तल के ऊपर से अटैक करेगा तो कुछ और वो ध्रुवण घूर्णकता उसकी कुछ और होगी, लेकिन जब वो प्लेन के नीचे से करेगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी चूंकि चांस बराबर है, इसलिए आपको अगर ये डी फार्म है तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डी वाले भी हो सकते हैं और एल वाले भी हो सकते हैं, दोनों होंगे। तो अमूमन केसेस में देखा जाता है कि डी और एल की सम अणुक मात्राएं मिलती हैं। तो जब मिक्सचर में दोनों की सम अणुक मात्राएं हो जाएं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स डी वाले हों और उतने ही मॉलिक्यूल्स एल वाले हों, एल फार्म वाले, तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें एंटर करेगा तो डी वाले क्या करेंगे, उसको डी फार्म वाले क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे और एल वाले क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल उसका इफेक्ट क्या होगा कि इसमें से जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा सीधे निकल जाएगा, किसी भी तरफ नहीं मुड़ेगा। तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें सम अणुक मात्रा यानी समान मात्रा में दक्षिण ध्रुवक घूर्णक पदार्थ भी हों, उसके भी अणु हों, और वाम ध्रुवक यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले अणु भी मौजूद हों समान मात्रा में, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, रैस्मिक मिश्रण, ठीक ना। तो ये टर्सरी के केस में ऐसे चांसेस हैं अगर कार्बन आपका एसिमेट्रिक है तो ये बच्चों रिवाइज करना है, आपको माइंड में रखना है अपने, और ट्रेंड्स याद रखना है इनका कि SN1 रिएक्शन कौन दे सकता है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। मान लीजिए हम इसको मिटा दें और एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यहाँ रख दें, और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन SN1 रिएक्शन के चांसेस ज्यादा है, किसमें SN2 के चांसेस ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये रख दिया गया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया, यहां पर Cl लगा दिया गया, ठीक ना। और एक एग्जाम्पल ऐसे हम दे दें CH3CH2Br, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो अगर मान लीजिए इसमें से पूछा जाए कि कौन SN1 रिएक्शन देने के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा हैं या SN2 देने के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा है, तो आपको पहचानना है इसी से। यहाँ पर हमने ट्रेंड्स लिख रखा था कि टर्सरी में सबसे ज्यादा चांस किसके हैं, SN1 रिएक्शन देने के हैं। तो आप खोजिए है टर्सरी कौन है। यहाँ पर ब्रोमीन इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन सिर्फ एक तरफ जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। तो प्राइमरी जब कार्बन से जुड़ा हुआ ब्रोमीन है तो ये पूरा मॉलिक्यूल प्राइमरी एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये
प्राइमरी है तो इसके SN1 देने के चांसेस तो सबसे कम है। और इसको देखो, ये कार्बन है, इधर ये बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ भी एल्किल ग्रुप है और यहाँ भी एल्किल ग्रुप, ये तीन तरफ से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? टर्सरी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जो भी होगा उसमें SN1 रिएक्शन देने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए ये पहचान जाए आप लोग इस तरह से, CH3 का होल थ्राइस CBr, CH3 का होल ट्वाइस CHBr, और मान लीजिए तीसरा एग्जांपल हो जाए CH3 CH2 और Br। इन तीनों में से पूछा जाए सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर हैं, तो फिर से एक बार आप टर्सरी को खोजेंगे, टर्सरी ये वाला है और इसी में सबसे ज्यादा चांसेस होंगे SN1 देने के। तो पूरी बात आप समझ लें, रिवाइज कर लें अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और पहचान कर लें, कुछ एग्जांपल्स इसके कर डालें, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस टॉपिक को लेकर। अब चलते हैं SN2 रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। SN2 रिएक्शन क्या है? तो जैसे इसको डिफाइन किया था वैसे इसको भी करना है कि एल्किल हैलाइड की या हेलो एल्केन्स की ऐसी प्रतिस्थापन क्रियाएं जिनका वेग या जिनकी दर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रताओं के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अर्थात ओवरऑल जो अपक्रिया की कोटि होगी वो कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका भी प्रथम घात, इसका भी प्रथम घात, कुल मिला के कितना हो गया? 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं रिएक्शंस, तो इनको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शंस, ठीक ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसका एग्जांपल हमने ले रखा है कि जितने भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें इस तरह के रिएक्शन देने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम SN1-2 के रिएक्शन ऑर्डर लिखें तो ये ऑर्डर होगा प्राइमरी में SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने की, यानी SN2 रिएक्शन देने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति होगी, सेकेंडरी में उससे कम होगी और टर्सरी में सबसे कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर मिल जाएगा यहाँ पर। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा सकता है। तो आप अगर आप पूछा जाए कि SN2 देने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसमें होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये उसकी मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बैक साइड में बहुत ज्यादा स्टेरिक यानी त्रिविमीय जो एक अवरोध होता है वो नहीं होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। तो त्रिविमीय अवरोध नहीं है, यानी H एटम छोटे छोटे हैं, कार्बन पर अटैक न्यूक्लियोफाइल कर सकता है, तो ये बैक साइड से अटैक कर जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम ऐसे मॉडिफाई कर दें, ऐसे यहां पर हमने एल्किल ग्रुप लगा दिया और इसको एक्चुअल में टेट्राहेड्रल टाइप का कुछ बना ही देते हैं, और ये हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये बैक साइड इसका खाली है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर जाएगा। ओके, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, और ये स्टेप जो अटैक करने वाला है ये बहुत स्लो स्टेप है कि बैक साइड से अटैक कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेप स्लो है, तो स्लो है तो क्या होगा, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। और अब देखो आप इसमें क्या है, ये एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल भी है और न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों की जो सांद्रता है वो मायने रखेगी, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसलिए दोनों यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अटैक कर गया, अटैक करने के बाद ये इंटरमीडिएट तो नहीं कह सकते क्योंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बहुत फास्ट होता है रिएक्शन, ठीक ना। अटैक जैसे होगा वैसे बहुत तेजी के साथ प्रोसेस होगा कि ये बॉन्ड टूटता जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनता जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया है, इसको छोटा कर दिया है। तो ये एक इमेजिनरी इंटरमीडिएट स्टेट है और बहुत फास्ट स्टेप में होगी, ये बहुत तेजी के साथ होगी। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक्स बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो था उसका उलट गया बिल्कुल, जैसे कि आंधी आने पर छाता आप लेके जा रहे हैं और उलट जाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाए, ठीक ना। तो ये एक खास पहचान होती है कि जो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल है उसका जो विन्यास था उसके जस्ट अपोजिट विन्यास आ जाएगा जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, और इस तरह के विन्यास के उलट जाने की जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोमन, यानी वाल्डन इन्वर्जन, साइंटिस्ट का नाम है वाल्डन। तो ये इस तरह का नाम दिया जा सकता है इसको, वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है क्योंकि ये बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए ऐसा होता है,
ठीक है ना। तो ये आपको रिवाइज करना है। SN2 रिएक्शंस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पहचान आपको आनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो अब अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इसका एरोमेटिक काउंटर पार्ट है, मतलब एरिल हैलाइड में मेनली हम डिस्कस करेंगे क्लोरोबेंजीन के बारे में, ठीक ना। वैसे लगभग ब्रोमोबेंजीन का भी रिएक्शंस होगा, प्रिपरेशन मेथड होगी, सब कुछ। तो यहाँ पर हम जो लेकर आगे बढ़ेंगे वो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो बच्चों, अब रिवीजन करते हैं इसका। जो एरिल हैलाइड था उसमें हमने एग्जांपल लिया है क्लोरोबेंजीन का, अभी आपको बताया भी था हमने। तो इधर देखिए, ये 3 एरो इसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन की तरफ, मतलब ये हैं बनाने की विधियां। और फिर क्लोरोबेंजीन जो बन गया उसकी ये रिएक्शन है मेनली, ठीक है ना। तो इनको जल्दी से रिवाइज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो पहले प्रिपरेशन मेथड, इनकी बनाने की विधियां हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। तो अगर हम बेंजीन की क्लोरीन से AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम Cl2 से इसका रिएक्शन करवाएं तो यहां से एक हाइड्रोजन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन कहीं से आप हटा सकते हैं, चाहे इस कार्बन से, चाहे इस कार्बन से, चाहे यहां से, कहीं से। तो यहां से मैंने हटा दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हमने, उसके प्लेस पर Cl आ गया, Cl निकल जाएगा तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये पहली मेथड हो गई कि बेंजीन के हैलोजिनेशन से यानी क्लोरीनेशन से आप क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान समझिएगा। ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ये हो गया, डाई मीन्स 2, एजो मीन्स होता है नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन है, डाई एजो बोला जाएगा, और प्लस चार्ज लगा है तो EM बोल दिया जाएगा। और क्लोराइड चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो नाम पूरा हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हीट करेंगे थोड़ा सा तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेंगे तो यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर आयोडीन लगाना है तो यहाँ पर Cu2Cl2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हैं, Ki। ये नहीं यूज करेंगे, Ki यूज कर लें, ये नहीं कि Cu2I2 आप यूज करें, Ki यूज करना है, ठीक है ना। फिलहाल आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं सैंड मेयर अपक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर अपक्रिया बोलते हैं इसको, और क्लोरोबेंजीन इससे बनता है। नेक्स्ट आपका है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद कि वही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, अगर उसका हम कॉपर पाउडर और HCl के साथ हीट कर दें तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस मेथड को हम नाम देंगे गेटरमैन अपक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, गेटरमैन अपक्रिया। तो ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है, बनाने की मेथड्स में काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से आपने क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर लिया। कैसे आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, वो 3 मेथड हो गई आपकी, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी रिएक्शंस पर। तो आपको याद दिला दें थोड़ा सा, एल्किल हैलाइड में बच्चों इस तरह से था कि ये कार्बन है और इसका हैलोजन के साथ जो बॉन्ड था ये वाला, ठीक है ना। इसमें आपने देखा था कि आपको करीब 8-10 रिएक्शन हमने कराई थी जहां पर ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। यानी अगर आप इसको एक्वस NaOH, जलीय NaOH से रिएक्शन कराएं तो X निकल जाएगा और OH इसके प्लेस पर लग जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी मेन रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ओके, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके प्लेस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं यहां भी हो जाएगा, तो यहां इस तरह का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यानी क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बहुत आसानी से नहीं देते हैं नॉर्मल कंडीशन में। उसके पीछे रीजन है। तो यहां पर ये बॉन्ड बहुत इजीली नहीं टूटता है। क्या रीजन है इसका? इसके रीजन देखिए, एक तो मैंने यहां बना रखा है, ये है क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी अनुनादी संरचनाएं हैं ये उसकी। क्लोरीन के पास लोन पेयर था, लोन पेयर ने इंटरेक्ट किया रेजोनेंस में, यानी डीलोकलाइज हो गया, विस्थानीकृत हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोन पेयर इसके कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के, तो जहां भी होगा वहां पर ये विस्थानीकृत हो जाता है। तो ये यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला आगे बढ़ जाएगा, यानी इस पर लोकलाइज्ड हो जाएगा, और जैसे लोकलाइज्ड होगा फिर से बॉन्ड बनाएगा। तो यानी कहने का मतलब इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर बॉन्ड बनाएगा इन दोनों के बीच, तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडीशन हो गई।
फिर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ये कंडीशन मिल जाएगी। फिर इसने बॉन्ड बनाया तो ओरिजिनल कंडीशन हमको रिकवर हो गई। तो कुल मिला के इन अनुनादी संरचनाओं को अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 3 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड दिख रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, वास्तव में इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, यानी द्विबंध लक्षण भी आ गया है। और जब कभी द्विबंध लक्षण आता है तो बॉन्ड मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर इसकी तुलना में, एलिफेटिक की तुलना में ज्यादा मजबूत है, एक रीजन। दूसरा, यहाँ पर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं वो उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कुछ कम होती है, और sp2 वालों की ज्यादा होती है। sp अगर हो जाए तो और ज्यादा हो जाएगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ज्यादा होल्ड रखेगा, ज्यादा बांधे रखेगा, ज्यादा पकड़े रखेगा, इसलिए इस बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होगी। तो नॉर्मल कंडीशन में ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं देगा, मींस ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगी। तो जब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगी तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शन है, अगर एक को हम छोड़ दें तो ये जितनी भी लिखी हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यही इसमें मेनली मिलती हैं एल्किल हैलाइड में, ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हमने नाभिक स्नेही की लिख रखी है कि Cl को हटा के OH लगा दिया गया है। कैसे हुआ देखिए, इसका जरा कंडीशन देखिए क्या है। क्या ये नॉर्मल कंडीशन है? आपको 623 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन और NaOH को लेकर के, और साथ साथ 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों के ऊपर 1 atm प्रेशर लगता है, उसका 300 गुना। जिस वेसल में इन दोनों को रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाएंगे और उस पर इतना प्रेशर लगाएंगे, तब जाके ये रिएक्शन होगी और OH यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। ये फिनॉल है, फिनॉल, ठीक ना, तब ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है केवल एक है ये, और इसको डो प्रोसेस बोलते हैं, डो प्रक्रम बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? डो प्रक्रम, ये नाम हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। उसके बाद इसकी जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है, तो बेंजीन में जैसे हुआ था वैसे यहाँ भी होगा, क्लोरोबेंजीन में भी। यानी क्लोरोबेंजीन को अगर हम Cl2 और AlCl3 के साथ ट्रीट करें, यानी उपचारित करें, तो ये बन जाएगा। और इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन। जब बेंजीन पर, ये भी समझ लें बच्चों, कि जब बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है, कोई परमाणु समूह नहीं लगा है, तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, उनका कोई नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही बेंजीन में एक कोई भी परमाणु या परमाणु समूह लग जाए तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं रह जाती है। इस समूह के अगल बगल की जो दोनों हैं, इसको आर्थो पोजीशन कहते हैं। उसके बाद ये और ये मेटा पोजीशन हो जाएंगे, और उसकी जो अपोजिट पड़ेगी वो पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर देखें कि रेजोनेंस के थ्रू इस स्ट्रक्चर में देखें तो आर्थो पोजीशन पर ऋण चार्ज आया, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हुआ, फिर पैरा पोजीशन पर ज्यादा हुआ, फिर आर्थो पर ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए जब ये क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो प्रतिस्थापन यानी कहां कहां की हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगी, मेनली जो आर्थो पोजीशन पर होंगी या जो पैरा पोजीशन पर होंगी, वही दोनों हाइड्रोजन यानी यहां वाली और यहां वाली होंगी प्रतिस्थापित। क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो यहीं पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको अटैक कहाँ करना होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक ना। इसीलिए मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं। तो यहाँ पर आप बैलेंस करने के चक्कर में मत पड़िएगा, यानी आप क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करा रहे हैं तो आर्थो भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरो, और ये 1,4 हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसको आर्थो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, इसको पैरा क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें पैरा प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा प्रभावी होता है, नहीं ज्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है ना, पैरा प्रोडक्ट।
क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन होते हैं, तो ये प्रोडक्ट आर्थो वाले थोड़ा कम होते हैं, पैरा वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने दोनों जगह बनाया है। लेकिन अगर मुख्य उत्पाद की बात करी जाए तो पैरा वाले होंगे सब जगह। तो ये हो गया क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण। अगर आप यहाँ ब्रोमीन लेके FeBr3 ले लें या Fe ले लें तब भी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि हमने कहा था आपसे कि हम क्लोरोबेंजीन के ज्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे, तो वही मैंने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। अब इसके बाद क्लोरोबेंजीन का है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण होता है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। इसका रिएक्ट नहीं करता ये वाला, मेनली रिएक्ट करता है HNO3। तो यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ से H वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। तो फिर से वहीं लगाना है आपको, या आर्थो पर लगाना है और पैरा पोजीशन पर लगाना है। तो पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और आर्थो वाला कम बनता है, ये तो आपको बता ही दिया। उसी तरह से इस रिएक्शन को अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 से इसका रिएक्शन कराएं क्लोरोबेंजीन का, तो इसको बोलेंगे सल्फोनीकरण। और यहाँ भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर लगेगा, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा। इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ये दो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। इसमें CH3 हमने ले रखा है, आप CH3 CH2Cl भी ले सकते हैं, यानी एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई और एल्किल हैलाइड ग्रुप ले सकते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को इन रिएजेंट, इन अभिकर्मकों के साथ उपचारित किया जाता है, अपक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पर आर्थो या पैरा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप लग जाएगा। अगर यहाँ पर CH3 है तो CH3 लगेगा, C2H5 है तो C2H5 लगेगा, जो भी आप लेंगे। तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहाँ पर है एसिटिल क्लोराइड, और इसमें भी कैटलिस्ट हमारा AlCl3 ही होता है, जो हैलोजन कैरियर होता है, हैलोजन वाहक होता है। तो यही कैटलिस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 जगह। तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और COCH3 ग्रुप लग जाएगा, COCH3, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे आर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन नाम दे देंगे, इसको पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन नाम देंगे। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण है। और इन दोनों रिएक्शंस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो जब कभी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आए तो आप इन दोनों में से किसी का भी एग्जाम्पल लेकर के लिख सकते हैं। सेंटेंस बनाइए कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का, आप बेंजीन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्लोरोबेंजीन से शुरुआत है तो वहां से लिखिए कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, आर्थो, चाहे आप क्लोरो कह दीजिए चाहे मेथिल कह दीजिए, यानी 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन या 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन मिलता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। और ये एग्जाम्पल एक दे दीजिए बस, तो इतना आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। तो मार्क के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था ओवरऑल आपका जो रिवीजन हमने जल्दी जल्दी में आपका करा दिया है पूरा। और अब इसके क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे इसका, ठीक है ना। तो इसको आप लोग रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे क्लोरोफार्म है, आइडोफार्म है, ब्रोमोफार्म्स है, तो ये आपके सिलेबस में इनके यूजेस हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है और यूज ही पूछ लिया गया मुझको नहीं आता है। तो क्लोरोफार्म के, आइडोफार्म के, फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनका आप उपयोग जरूर आप जान लीजिए, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।